लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट। इस कंपनी का फाउंडेशन एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम पे था। नोबेल लॉरिएट रॉबर्ट मैटन और मायरन स्कूल्स के मॉडल पर बेस्ड था। इनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था कि वो सोचते थे कि फाइनेंस और रिस्क को परफेक्टली कैलकुलेट किया जा सकता है, पर ओवर कॉन्फिडेंस ने एलटीसीएम को एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर दिया। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे व्हेन जीनियस फेल्ड बुक समरी, जिसका लेसन नंबर 1 है ओवर कॉन्फिडेंस कैन लीड टू अ फेलियर। लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट के कोलैप्स का एक बड़ा रीजन था उनका ओवर कॉन्फिडेंस। इस फर्म को फाइनेंस के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स ने बनाया था और उनका मानना था कि जो उनके मॉडल्स हैं वो बहुत परफेक्ट हैं। इस कंपनी के फाउंडर थे जॉन मैरीवेदर। एलटीसीएम के फाउंडर ने एक ड्रीम टीम असेंबल की थी जो कि नोबेल लॉरिएट और टॉप टाइल वॉल स्ट्रीट प्रोफेशनल से मिलकर बनी थी। ये टीम इतनी कॉन्फिडेंट थी कि वो सोचते थे कि मार्केट की हर मूवमेंट को वो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाएंगे और इसमें कोई भी गलती का स्कोप है ही नहीं। यही इनकी सबसे बड़ी भूल थी। एलटीसीएम के मॉडल्स का फाउंडेशन एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस और मैथमेटिकल फॉर्मूलेस पर था। इनका बिलीफ था कि मार्केट रेशनल होती है और उनका बिहेवियर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एलटीसीएम का एक पॉपुलर ट्रेड था ट्रेड आर्बिट्राज। ये बेट करते थे कि दो सिमिलर सिक्योरिटीज के प्राइसेस इवेंचुअली कन्वर्ज होंगे। उन्होंने डेरिवेटिव और बॉन्ड के बीच आर्बिट्राज ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, जो कि थ्योरेटिकल मॉडल में सेफ लगते थे, पर रियल लाइफ में उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस था उनके मॉडल्स के लिमिटेशन को इग्नोर कर गया। 1998 के रशियन डेट डिफॉल्ट को केस को ही देखिए। एलटीसीएम का एक अजम्पशन था कि रशिया का जो डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल हैं। उन्होंने अपनी पोजीशन को एग्रेसिवली बिल्ड किया, बिलियंस ऑफ डॉलर का एक्सपोजर लिया और लेवरेज का यूज किया। पर जब रशिया अनएक्सपेक्टेडली उसने डिफॉल्ट किया तब मार्केट के डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो गए और उनका मॉडल फेल हो गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो एलटीसीएम के मॉडल हैं वो तो फेल हुई और इसके अलावा उनका बहुत ज्यादा लॉस भी हुआ और जो सेफ ट्रेड लग रहे थे वो कैटास्ट्रोफिक लॉसेस में बदल गए। और इनके ओवर कॉन्फिडेंस का दूसरा एग्जांपल मिलता है उनकी लेवरेज पॉलिसी में। एलटीसीएम का लेवरेज रेशियो है 25:1। इसका मतलब था कि उन्होंने अपने हर $1 इक्विटी के अगेंस्ट $25 बोरो कर रखे थे। जब मार्केट स्टेबल रहता था तो लेवरेज प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करता था, लेकिन जब कंडीशन जो है अनएक्सपेक्टेड हो जाती थी तो लेवरेज जो है वो लॉसेस को एम्पलीफाई कर देता है। यही चीज जब आप एफएनओ में ट्रेड कर रहे होते हैं तो इसलिए आपको ओवर लेवरेज नहीं लेना चाहिए, उससे हमेशा बचना चाहिए। तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से एलटीसीएम ने अपनी पोजीशन को डाइवर्सिफाई करने के बजाय उन्हें कंसंट्रेट किया और जब उनका एक अजम्पशन फेल हुआ तो पूरा सिस्टम ही क्रैश हो गया। एक और डायमेंशन था कि एलटीसीएम की जो टीम थी उसने मार्केट वॉलेटिलिटी को सीरियसली नहीं ले रखा था। उन्होंने ये अज्यूम किया कि जो हिस्टोरिकल पैटर्न है वो हमेशा ही रिपीट होंगे और इस वजह से उन्होंने जो अपने मॉडल्स थे उनको डायनेमिकली अपडेट नहीं किया। ये एक फैटल एरर था क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और ह्यूमन बिहेवियर इरेशनल तो हो ही सकते हैं। तो एलटीसीएम के फाउंडर्स की यही ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा और बिलियंस का लॉस हुआ। इस लेसन का सबसे बड़ा टेक अवे आपका यही है कि हमेशा अपने एजम्पशन को क्वेश्चन करना चाहिए। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, पर जब वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाती है तो वो एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। उस चक्कर में हम काफी चीजें इग्नोर करने लग जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस हमें हमारी गलतियों को देखने से रोकता है और रिस्क अंडर एस्टिमेट करने पर मजबूर करता है। एलटीसीएम का एग्जांपल हमें ये सिखाता है कि चाहे आप कितने भी स्मार्ट हो, चाहे आप दुनिया के सबसे बड़े स्मार्ट इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन मार्केट जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है और इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मेरा मॉडल फेल नहीं होगा, इसलिए आपको हमेशा कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहना पड़ता है। लेसन नंबर 2 है रिस्क मैनेजमेंट इज नॉन नेगोशिएबल। रिस्क मैनेजमेंट एलटीसीएम का डाउनफॉल का एक और मेजर फैक्टर था। ये फर्म कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और डेरिवेटिव में ट्रेड कर रही थी, पर उनका जो फोकस था वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने पर था, रिस्क को मिनिमाइज करने पर नहीं। जब कोई फर्म अपने रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करती तो वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। मतलब हो सकता है वो अभी ना फटे, 1 साल बाद ना फटे, लेकिन वो धीरे धीरे टिक 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 करके वो टाइम बॉम्ब की तरफ फटने का इंतजार कर रहा होता है। और एलटीसीएम के केस में एग्जैक्टली यही हुआ। सबसे पहले लेवरेज का एग्जांपल लेते हैं। एलटीसीएम ने अपने ट्रेड्स में अनप्रेसिडेंटेड लेवल का लेवरेज ले रखा था। जैसे कि आपने बताया कि उनका रेशियो 25:1 का था। इसका मतलब $1 के बदले 25 टाइम का उन्होंने लेवरेज ले रखा था। तो लेवरेज का यूज रिटर्न्स को तो बूस्ट करता ही है, इसके साथ ही वो एक डबल एज तलवार होती है। जब ट्रेड प्रॉफिटेबल होंगे तो प्रॉफिट तो आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे, लेकिन जब लॉसेज होंगे तो लॉसेज भी बहुत ज्यादा दिखेंगे। और जब आपके पास रिस्क मैनेज नहीं कर पाते तब जाके आपके पास ये दिक्कत होती है। और इसी रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करने की वजह से 1998 में जब रशिया ने डिफॉल्ट किया, उसके बाद जो एलटीसीएम की जो पोजीशन थी उसमें बहुत बड़ा लॉसेज हुआ। उन्होंने अपने $4.7 बिलियन के कैपिटल को गिरा के $600 मिलियन तक ले आए।
उन्होंने अपने लेवरेज ट्रेड को सस्टेन करने के लिए एक एडिशनल बोरोइंग की कोशिश की, पर उनका जो कोलेटरल था उसकी वैल्यू बहुत तेजी से गिर रही थी, इसलिए उनको लोन भी नहीं मिला। तो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज की कमी की वजह से LTCM इतनी वल्नरेबल हो गई थी, एक छोटी सी मार्केट मूवमेंट भी उनके लिए डिजास्ट्रस हो गई थी। एक और इश्यू था उस कंपनी में, वो था इंटरकनेक्टेडनेस। LTCM ने सिर्फ एक या दो सेक्टर में ही इन्वेस्ट कर रखा था। उनका एक्सपोजर बॉन्ड्स, इक्विटी, डेरिवेटिव और ग्लोबल मार्केट के अक्रॉस था। जब एक मार्केट फेल हुआ तो इसका रिपल इफेक्ट LTCM की हर पोजीशन पर आया। तो रिस्क मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये कहता है कि डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ही जरूरी है। चाहे आप स्टॉक्स में ट्रेड करें, चाहे किसी में भी ट्रेड करें, लेकिन आपको सिर्फ उसी पर्टिकुलर सेक्टर में या फिर उसी पर्टिकुलर सेगमेंट में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा डाइवर्सिफाई करना होता है। उनके पास कोई भी स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजीज नहीं थी और इसी कारण उनका इतना लॉस हुआ। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए हर फर्म अपने ट्रेड्स पर एक लिमिट सेट करती है और उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि अगर एक ट्रेड जो है सर्टेन लेवल तक लॉस करता है तो उस पोजीशन को फटाफट खुद ही क्लोज कर देना चाहिए, यानी कि ये सिस्टम ऑटोमेटिकली होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ह्यूमन एरर की वजह से या फिर सिस्टम की वजह से भी आप उस पोजीशन को एग्जिट नहीं कर पाते। तो LTCM ने ऐसे सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं किए थे। उनका बिलीव था कि जो मार्केट्स है वो हमेशा इवेंचुअली उनके फेवर में ही टर्न कर जाएगी। पर लेकिन जब रशिया का क्राइसिस हुआ तो मार्केट की वॉलेटिलिटी ने उनके एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल तोड़ दिया और उनके जो लॉसेस थे वो $4.7 बिलियन से $600 मिलियन तक उनका कैपिटल को ले आया। इसका मतलब उन्होंने काफी ज्यादा लॉसेस किए। तो रिस्क मैनेजमेंट का एक सबसे बड़ा लेसन ये है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आप जो भी कोई ट्रेड लेते हैं हमेशा ये सोच के चलिए कि वर्स्ट केस सिनेरियो होगा क्या। LTCM ने अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज किया था, लेकिन बेस्ट सिनेरियो के लिए। उन्होंने कभी भी वर्स्ट केस सिनेरियो देखा ही नहीं। उन्होंने रिस्क को अंडर एस्टिमेट किया, प्रॉफिट्स के पीछे ब्लाइंडली होके भागे और हमेशा लेवरेज लिया, वो भी 25 टाइम्स। तो LTCM हमें ये सिखाता है कि चाहे आप कितने ही कॉन्फिडेंट क्यों ना हो अपनी स्ट्रेटेजी पे, पर हमेशा एक सिचुएशन ये लेके चलिए कि अगर ये फेल हुआ तो क्या होगा, तो मेरे को कितना लॉस होगा। अब चलते हैं लेसन नंबर 3 पे। लेसन नंबर 3 है ग्रुप थिंक कैन बी डेंजरस। LTCM का जो कोलैप्स है वो एक क्लासिक एग्जांपल है कि कैसे ग्रुप थिंक हाई फंक्शनिंग टीम को भी वल्नरेबल बना देता है। LTCM की टीम दुनिया के स्मार्टेस्ट फाइनेंशियल माइंड से बनी थी, लेकिन उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग और डिसेंटिंग ओपिनियंस को इग्नोर किया, जो कि उनके डाउनफॉल का एक मेजर रीजन बना। LTCM की टीम का जो कोर स्ट्रक्चर था वो क्लोजली निट था। जॉन मैरीवेदर और नोबेल लॉरिएट रॉबर्ट मैटन और मायरन स्कोल्स के साथ जो प्रोफेशनल्स का ग्रुप था वो एक इंटेलेक्चुअल बबल में काम करता था। इनका बिलीव था कि जो उनका फाइनेंशियल मॉडल है वो हर सिचुएशन में एक्यूरेट होगा। उनको अपने जो इंटेलिजेंस है उस पर बहुत ही कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस था। सब मेंबर एक ही डायरेक्शन में सोच रहे थे कि वो है कि वी कांट फेल, यानी कि वो हमेशा ये सोचते थे कि हम फेल हो ही नहीं सकते। जब हर मेंबर एक ही कंक्लूजन पे पहुंचता है और अलग व्यू पॉइंट्स को रिजेक्ट किया जाता है तो उससे ग्रुप थिंक काफी ज्यादा प्रीवेलेंट हो जाता है। तो एक सिग्निफिकेंट एग्जांपल LTCM का ये आता है कि जो रशिया रिलेटेड ट्रेड था, जब उन्होंने बॉन्ड्स में हेविली इन्वेस्ट किया, लगभग $4.7 बिलियन इन्वेस्ट किए, तो किसी ने ये क्वेश्चन नहीं किया टीम से कि अगर रशिया ने डिफॉल्ट किया तो क्या होगा। टीम के अंदर किसी ने भी ये डिसेंटिंग ओपिनियन रेज ही नहीं किया, क्योंकि सबका मानना तो यही था कि जो उनका जो मॉडल है, उनका जो बिजनेस मॉडल है, उनका जो फाइनेंशियल मॉडल है वो कभी फेल ही नहीं हो सकता। उसमें रिस्क के लिए कोई जगह ही नहीं थी, उसमें लॉस के लिए कोई जगह ही नहीं था। तो एक हेल्दी डिबेट की कमी की वजह से ही ये रिजल्ट हुआ कि जो अच्छी खासी टीम थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंट टीम थी, वो भी फेल हो गई। थिंक का एक और एस्पेक्ट था उनकी एरोगेंस। LTCM के पार्टनर ने एक्सटर्नल एडवाइस या फिर अलग व्यू पॉइंट्स को कभी कंसिडर ही नहीं किया। जो भी उनको बाहर से एडवाइस देता था वो उनको मना कर देते थे। तो उनका मानना था कि जो वो फाइनेंस के सबसे बड़े ब्रिलियंट माइंड है और उन्हें किसी भी आउटसाइडर के इनपुट की जरूरत ही नहीं है। ये एरोगेंस उन्हें एक इको चैम्बर में डाल देता है जहां सब लोग एक ही बात कर रहे हैं, यानी कि जब एक ही चीज बार बार कर रहे हैं तो सबको यकीन हो जाता है कि हाँ ये सिस्टम फ्लॉलेस है, इसमें कोई गलतियां है ही नहीं। इस प्रॉब्लम का एक क्लियर इम्पैक्ट उनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पड़ता है। जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भी मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी, तब भी LTCM की टीम ने अपने मॉडल्स को रीएवैल्यूएट नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक ही बात पर फोकस किया कि मार्केट जो है वो इवेंचुअली स्टेबलाइज हो जाएगी और उन्होंने अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर दिया। ग्रुप थिंक की वजह से उनकी जो एबिलिटी है अडेप्ट करने की और डायनेमिकली रिस्पॉन्ड करने की, वो मार्केट चेंजेस के साथ खत्म होती गई। LTCM का केस हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन ये सिखाता है कि डिसेंटिंग ओपिनियन और अलग पर्सपेक्टिव हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। जैसे हमारे पॉलिटिकल पार्टी में भी होता है ना कि अपोजिशन पार्टी होती है, इसीलिए होती है।
जब एक टीम में सब एक ही तरीके से सोचेंगे तो ब्लाइंड स्पॉट जो है वो क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि बाकी लोग कुछ और उस बॉक्स के बाहर देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए एक डाइवर्स और इंक्लूसिव कल्चर क्रिएट करना जरूरी है, जहां अलग अलग आइडियाज और क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज किया जाए। अगला लेसन है फाइनेंशियल सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड। एलटीसीएम के कोलैप्स का इम्पैक्ट सिर्फ एक फर्म तक लिमिटेड नहीं था, इसने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को थ्रेटन किया। ये इवेंट हमें ये सिखाता है कि कैसे फाइनेंशियल मार्केट इंटरकनेक्टेड है और एक मेजर प्लेयर का जो फेलियर है वो पूरी सिस्टम के लिए कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। एलटीसीएम की जो इंटरकनेक्टेडनेस और इसके ट्रेड्स और काउंटर पार्टीज के थ्रू स्टैब्लिश होता है। फर्म ने अपने पोजीशन को मल्टीपल वॉल स्ट्रीट बैंक्स के साथ बिल्ड किए थे, इंक्लूडिंग गोल्डमैन सैक, जेपी मॉर्गन और मैरिल लिंच। जब एलटीसीएम के पोजीशन फेल होने लगे तो इन बैंक्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने लगा, क्योंकि उनका पैसा एलटीसीएम के साथ एक स्टेक पे था। एलटीसीएम का एक्सपोजर लगभग $1 ट्रिलियन के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का था, जो कि एक चेन रिएक्शन को ट्रिगर कर सकता था। 1998 में जब एलटीसीएम कोलैप्स होने लगा तो फेडरल रिजर्व ने इंटरवीन किया, उनको आना पड़ा बीच में। तो न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के प्रेसिडेंट विलियम मैकडोनो ने वॉल स्ट्रीट के टॉप बैंक्स को एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया। उन्होंने बैंक्स को कन्विंस किया कि अगर एलटीसीएम फेल होता है तो इसका रिपल इफेक्ट पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर आएगा। इसका रिजल्ट एक कोऑर्डिनेटेड बेल आउट था, जिसमें बैंक्स ने $3.6 बिलियन का फंड क्रिएट किया, जो कि स्टेबलाइज एलटीसीएम और फाइनेंशियल मार्केट के लिए था। एलटीसीएम का कोलैप्स एक वार्निंग था कि कैसे इंटरकनेक्टेडनेस सिस्टम रिस्क क्रिएट कर सकता है। जब एक फर्म फेल होती है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ उस फर्म तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि दुनिया भर में फैल सकता है। तो इसका इफेक्ट उन सब इंस्टीट्यूशन पर भी होता है जो कि उससे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। एलटीसीएम के केस में अगर बेल आउट नहीं होता तो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट फ्रीज हो सकती थी और एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो शुरू हो जाता। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने देखा व्हेन जीनियस फेल्ड बुक समरी, जिसमें हमने एलटीसीएम के फेलियर के बारे में जाना। हमने ये जाना कि ये कंपनी फेल क्यों हुई और इसका जो मेजर कारण क्या था, क्योंकि इसे दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंस एक्सपर्ट्स में से एक ने बनाया था और तब भी ये कंपनी फेल हुई। तो इस बुक में आपने कुछ कारण देखे जिसकी वजह से आप ये जान सकते हैं कि जो फाइनेंशियल मार्केट क्रैश होते हैं वो किस किस कारण की वजह से हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप ट्रेड करें हमेशा ये लेके चले कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होता है। अगर मेरा कोई ट्रेड है वो लॉस में होगा तो मुझे उसमें कितना लॉस होगा और मैं उसे कैसे झेलूंगा। और दूसरा टेक अवे ये था फाइनल कि कभी भी ओवर लेवरेज मत लो, जितना आप झेल सकते हो उतना ही लेवरेज लो। जैसे कि एलटीसीएम ने 25 टाइम्स लेवरेज ले रखा था, इसलिए जब वो कोलैप्स हुए तो फेडरल रिजर्व को आना पड़ा और उनको बेल आउट देना पड़ा, क्योंकि उनके जो सिस्टम है, यानी कि एक अगर वो फेल होते हैं तो उसके साथ साथ पूरे इकोनॉमी भी फेल हो सकती है, क्योंकि जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।